नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे सी टेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, केवीएस हो, यूपी टेट हो, रीट हो या बीपीएससी टीआरई हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें जीन पियाजे का क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेगा। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके 2 नंबर पक्के हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको चारों अवस्थाएं जो कि जीन पियाजे ने दी थी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। और हर इस अवस्था में कौन कौन से मुख्य गुण होते हैं बालक में, क्योंकि जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि इस अवस्था में कौन सा गुण होता है। और आखिर में मैं आपको इस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी तैयारी बिल्कुल 100% पक्की हो जाएगी। अब सवाल ये है कि भाई एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार में चीज़ें सारी याद हो जाती हैं। तो आपको क्या होगा कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री पीडीएफ इस लेक्चर की आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पर आप इस पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे के बारे में, क्योंकि इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। पहली चीज़ तो ये कि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे। इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर हैं ये, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न सीधे सीधे इस बात से पूछा जा सकता है। और ये बात हम सभी को पता है कि जो इन्होंने बाल विकास पर कार्य किया था, इसके कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, तो उन्होंने बताया था कि बालक कैसे अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। और उन्होंने क्या किया था कि जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसको उन्होंने मुख्य रूप से 4 स्टेजेस में बांटा है। पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे संवेदी गामक अवस्था की। अब ये 0 से 2 वर्ष होता है। संवेदी गामक अवस्था को इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश टर्म इसलिए याद करिए क्योंकि हिंदी में कई बार शब्द कई अलग दूसरे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे कि संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो कई बार इंद्रिय जनित गामक अवस्था ये भी इस्तेमाल हो जाता है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई ये कौन सी अवस्था है। संवेदी गामक को कई बार संवेदी चालक अवस्था भी कह दिया जाता है। तो इस वजह से कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके तो इंग्लिश वर्ड जरूर याद कर ले, सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये इसके नाम में ही छुपा है। संवेदी यानी कि सेंसरी, और इसको आप कह सकते हैं कि सीधे इसका संबंध ज्ञानेंद्रियों से है हमारे। क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीभ, कान, ये सब क्या है, हमारे आसपास की सभी सूचनाओं को हम तक पहुंचाती हैं। और इसी का इस्तेमाल करके बालक अपने ज्ञान का निर्माण भी करता है। तो क्योंकि शुरुआत में बच्चा बोल नहीं पाता, तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वही प्रमुख अ, साधन होती हैं जिसके द्वारा वो अपने आसपास के वातावरण को समझता है। चाहे वो देख कर हो, चाहे वो छू कर हो, सूंघ कर हो, सुनकर हो, और धीरे धीरे अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। तो पहला तो आप समझ के। दूसरा गामक यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोटर्स। अगर आपको ध्यान हो, मोटर स्किल्स का संबंध शारीरिक क्रिया से होता है, ठीक है। और शारीरिक क्रिया भी कौन सी, छोटा बच्चा सहज क्रियाएं बहुत ज़्यादा करता है, रिफ्लेक्सिव एक्शंस बहुत ज़्यादा करता है। अब रिफ्लेक्सिव एक्शंस कौन से होते हैं, सहज क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती हैं और बच्चा उसको सोच समझ के नहीं करता। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने अंगूठा बार बार चूसते हैं, ऐसा वो रिफ्लेक्टिव एक्शंस कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि भाई वो जानबूझकर या जागरूक अवस्था में बच्चे इस प्रकार की चीज़ें नहीं करती हैं। और भी बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि अपने आप होते हैं, जैसे पलके झपकना अपने आप होती हैं। छोटे बच्चे अपने आप ही हाथों को इधर उधर मारते रहते हैं। ये सब क्या है, ये सब रिफ्लेक्टिव एक्शंस हैं, सहज क्रियाएं हैं जो अपने आप होती हैं। अब क्योंकि ये 2 प्रमुख विशेषताएं इस अवस्था में होती हैं, इसीलिए इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी कि इस अवस्था में बालक केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करते हैं, इसीलिए इसको संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। अब 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं इस अवस्था की जो आपको पता होना चाहिए। पहला कि ऐसे बच्चे में वस्तु स्थायित्व
9 माह के बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि भाई वस्तु स्थायित्व किस में आता है। तो एक तो ये याद रखिएगा कि 9 महीने के बालक में आ जाता है। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि संवेदी गामक अवस्था में भी एक तरीके से, मतलब वही बात है, घुमा के बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम भी कई बार ऐसे ही इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो ऐसे भी याद करिएगा कि भाई संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में आ जाता है। अब ये वस्तु स्थायित्व क्या होता है, इसको लेकर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। इससे पहले वाली वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर थी, जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए गए हैं जीन पियाजे के। अब आपको अगर मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखना है एक बार। इस वीडियो को देखने से पहले तो हो सके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जीन पियाजे के मैंने बता दिए थे, क्योंकि वो सारे ही कंसेप्ट यहाँ इस वीडियो में भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है फिर आप सोचें कि भाई ये क्या नई चीज़ है, समझना है तो उस वीडियो को एक बार देखिए डिटेल में, और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही एक सिंपल लाइन में समझाऊं, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि शुरुआत में बालक में ये समझ नहीं होती कि कोई वस्तु का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, चाहे वो मेरे सामने हो या ना हो। लेकिन 9 माह के बाद बालक में ये समझ आ जाती है कि कोई भी वस्तु होती है वो हमेशा अस्तित्व में रहती है, चाहे वो मेरे सामने हो या ना हो। यही होता है वस्तु स्थायित्व। अगला, 18 से 24 माह के बालक में स्थगित अनुसरण का गुण आ जाता है। स्थगित अनुसरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफर्ड इमिटेशन। याद रखिएगा, डिफर्ड इमिटेशन। इसका क्या अर्थ होता है, इमिटेशन यानी अनुसरण तो हो गया भाई नकल करना किसी चीज़ की, और स्थगित का मतलब ये होता है कि वो अभी तुरंत नहीं कर रहा है, कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद करता है। छोटे बच्चे बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि स्थगित अनुसरण का करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर किसी को फ़ोन पे बात करते हुए सुन लें, खासकर मैं 18 से 24 माह के बालक की बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी को फ़ोन पे बात करते हुए सुन लें तो आपने देखा होगा कि अक्सर वो बच्चे भी उसी की नकल करने लगते हैं। लेकिन वो वाले बच्चे, स्थगित अनुसरण में क्या होता है कि वो बच्चे उस वक्त नहीं करते, बाद में करते हैं। बाद में का मतलब ये है कि कुछ घंटे बाद करेंगे या अगले 2-3 दिन बाद करेंगे, ठीक है, वो सारे एक्शंस करते हैं। इसके अलावा मान के चलिए उसने देखा कि भाई मम्मी पापा जैसे उसके घर में झाड़ू लगाते हैं, तो वो क्या करेगा बालक, वो भी झाड़ू उठाएगा और झाड़ू लगाने लगेगा। तो बच्चा वो कहाँ से कर रहा है, उसने देखा होगा अपने मम्मी पापा को और फिर बाद में वो उस चीज़ को कर रहा है। तो जब बच्चा तुरंत ना करके बाद में करे तो वो स्थगित अनुसरण कहलाता है। और ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बच्चे की जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो विकसित हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो 18 से 24 माह के बालक में ये गुण आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 साल होती है। अब जीन पियाजे ने इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया था। नंबर 1 पे है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष की होती है, और अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2 से 7 साल की अवस्था प्रारंभिक बाल्य अवस्था भी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में घुमा के भी पूछा जा सकता है ना कि भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, मतलब प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है, उत्तर बाल्य अवस्था होती है, मतलब इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 प्रमुख भागों में बांटा गया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। तो पहला है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होता है कि बच्चे का संप्रत्यय निर्माण होना शुरू होगा अभी, ठीक है, अभी शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला तो ये कि भाषा भाषा एक प्रमुख साधन बन जाती है, क्योंकि 2 साल का बच्चा ठीक ठाक बोलने लग जाता है, ठीक है। तो भाषा एक साधन बन जाती है अपनी बात को रखने के लिए, विचारों को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। और दूसरा, इस चरण में बच्चा प्रतीकात्मक सोच विकसित कर लेता है। प्रतीकात्मक सोच यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक थॉट या रिप्रेजेंटेटिव थॉट। इसमें क्या होता है कि बच्चा शब्दों, चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करके वास्तविक वस्तु और अनुभव के लिए करता है। इसको मैं एग्जाम्पल से जब समझाऊंगा तो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। देखिए, आपने देखा होगा ना, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि एक लकड़ी के टुकड़े को खिलौना गाड़ी समझ लेंगे और उसके साथ खेलने लगेंगे, या माचिस की डिब्बी को मिला करके बहुत सारी रेलगाड़ी बना देंगे। तो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर बच्चे किसी लकड़ी के टुकड़े को खिलौना गाड़ी समझ रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे ने सचमुच में गाड़ी कभी देखी होगी, तभी तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि बच्चे के दिमाग में जो चीज़ है उसको वो प्रतीक के रूप में सामने रख रहे हैं, चाहे वो
किसी वस्तु का इस्तेमाल करके करें, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके दिमाग में प्रतीक हैं, इमेजेस हैं वो। या हो सकता है कई बार वो शब्दों का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। या कई बार हो सकता है कि वो इमेज का इस्तेमाल करें। इमेज मतलब दिमाग में इमेज, जैसे कि अपनी माँ की आवाज़ सुनकर ही उसके दिमाग में अपनी माँ की छवि एक आ जाती है। तो ये भी प्रतीकात्मक सोच का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे बच्चा इमेज के रूप में प्रतीकात्मक सोच कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, खाना खाते समय चम्मच को हवाई जहाज समझकर उससे खेलता है। ये भी प्रतीकात्मक सोच है कि भाई हवाई जहाज उसने कहीं देखा होगा, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है कि भाई हवाई जहाज उड़ता है आसमान में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस अवस्था की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो गुण विकसित होता है, पहला तो इसमें इन बालकों में जीववाद आ जाता है। जीववाद का मतलब ये होता है कि निर्जीव चीज़ों में भी वो सोचते हैं कि जान है, उनमें गुण है, वो सजीवों की तरह होते हैं। जैसे गुड़िया के साथ बच्चा खेलता है तो वो यही दिखाता है कि वो गुड़िया को एक जीवित वस्तु समझ रहा है, तो ये जीववाद का उदाहरण है। अगला, बच्चे में आत्मकेंद्रिता आ जाती है। आत्मकेंद्रिता का मतलब ये है कि बच्चा सोचता है कि दुनिया बिल्कुल वैसे ही सोचती है जैसा वो सोच रहा है। वो ये सोचता है कि वो विश्व के केंद्र में है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस बच्चे से जब पूछा गया कि बताओ इस गुड़िया को ये 3 पहाड़ किस तरीके से दिखाई देंगे, तो इस बच्चे ने बिल्कुल वैसा बताया जैसा इस बच्चे को यहाँ से ये पहाड़ दिख रहे थे, ना कि इस गुड़िया के हिसाब से। तो ये दिखाता है आत्मकेंद्रिता, ठीक है। और ये जो है महत्वपूर्ण गुण है जो इस अवस्था में बालक में आ जाते हैं। अगला, अंतर्दर्शी अवस्था, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो चिंतन बच्चे की होती है, जो लॉजिक तर्कना होती है, वो पहले से अधिक परिपक्व हो जाती है। यहाँ पे बच्चे जोड़ घटा गुणा भाग ये सब कर पाते हैं, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाते कि भाई उनके पीछे क्या लॉजिक है। मतलब जमा घटा गुना, गुना के पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब उनको कुछ समझ नहीं आता। क्रमबद्ध तर्क नहीं कर पाते हैं। कोई समस्या आ गई, उसको लेकर के क्रमबद्ध रूप से सोचना या क्रमबद्ध रूप से तर्क करना, ये बच्चे इस अवस्था में नहीं कर पाते हैं। पलटावी का गुण बच्चे में नहीं होता। पलटावी का गुण मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टा करके सोचना, है ना। कि जैसे 2 + 3 अगर 5 होता है, तो अगर मैं 5 में से 3 घटाऊं तो वापस से 2 होगा। तो ये पलट के हमने सोचा इस वजह से, लेकिन छोटे बच्चों में ये गुण नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 साल होती है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, इसको ध्यान से समझिए। मूर्त का मतलब होता है कि कोई वस्तु है मेरे सामने तो वह मूर्त रूप में है, और कोई वस्तु मेरे सामने नहीं है तो वो अमूर्त रूप में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक बॉटल है। अगर कोई बॉटल मेरे सामने रखी है, सामने अगर रखी है, दिख रही है, उसे मैं छू सकता हूँ, तो इसका मतलब वो मूर्त रूप में है। या एक फुटबॉल को ही ले लीजिए, अगर ये फुटबॉल मेरे सामने है, इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये फुटबॉल मेरे सामने मूर्त रूप में है। लेकिन ये फुटबॉल मेरे सामने नहीं है, लेकिन कोई बार बार फुटबॉल फुटबॉल शब्द बोल रहा है, मैं उसको सुन रहा हूँ, लेकिन फुटबॉल क्या होता है मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब फुटबॉल क्या है, अमूर्त रूप में है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेरे सामने नहीं है, अभी मैं छू नहीं सकता उसको। तो मूर्त और अमूर्त का मूल अंतर यही होता है। अब हम आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या है, जो 7 से 12 साल की होती है। तो इस अवस्था में बालक क्या है कि ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। उदाहरण के लिए अगर आप बच्चों को गुणा करना सिखाना चाहते हैं तो ठोस वस्तुओं का उदाहरण ले सकते हैं। वस्तुओं के आधार पे जो है बच्चा चीज़ें समझ पाएगा। या बच्चे को अगर आप ये बताना चाहते हैं कि भाई कैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, कैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटती है, तो आप ठोस वस्तु का इस्तेमाल करके अगर समझाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही बस सिद्धांतिक रूप से बस बोल देंगे तो बच्चे हो सकता है कि उस बात को ना समझें। तो कहने का अर्थ है कि ठोस वस्तु बच्चे के सामने होना बहुत ज़रूरी है। इस अवस्था का प्रमुख गुण तो यही है। शाब्दिक कथन पर आधारित समस्या हल नहीं कर पाते। कि अगर आप कोई बच्चे को वर्बल प्रॉब्लम दे देंगे, वर्बल प्रॉब्लम मतलब जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे 3 फुटबॉल आपको दिख रहे हैं, इसमें एक ये वाला फुटबॉल सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, और ये बीच वाला सबसे छोटा, ये तो आपको दिख रहा है। अब बच्चों से मैं सवाल बनाता हूँ इस पे कि बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं बच्चों को फुटबॉल दे दूँ, तीनों फुटबॉल दे दूँ, और फिर पूछूँ कि बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। बच्चे आसानी से बता देंगे क्योंकि फुटबॉल उनके सामने है, ठोस रूप में है, देख के बता देंगे।
लेकिन अगर मैं फुटबॉल उनके सामने ना रखूं, छुपा दूं कहीं, और फुटबॉल के नाम रख दूं कि ABC, 3 फुटबॉल हैं, ए सबसे बड़ा फुटबॉल है, सी उससे छोटा है, बी सी से छोटा है, बताओ सबसे छोटा कौन है। तो अब यहाँ पे इसी समस्या को मैंने शाब्दिक रूप में रख दिया। अब बच्चे इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, शाब्दिक कथन पर आधारित समस्या बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। चिंतन एवं तर्कणा पहले की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे पहले से ज़्यादा क्रमबद्ध रूप में सोचते हैं और तर्क जो होते हैं उनके तर्कसंगत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गुण जो बच्चे के विकसित होते हैं। पहला, पलटावी का गुण विकसित हो जाता है। संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। अब संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चे मतलब ये समझ जाते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, चाहे उसके आकार में कोई परिवर्तन आ जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं। इन दोनों बर्तनों के आकार अलग हैं, लेकिन इनमें पानी की मात्रा समान डाली गई है। मतलब 1 लीटर इसमें भी है और 1 लीटर इसमें भी है, लेकिन आप पानी का स्तर देखें तो ऊपर नीचे है। जिन बच्चों में संरक्षण की समझ होती है वो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी का स्तर कितना है। वो ये समझ जाते हैं कि 1 लीटर इसमें भी है और 1 लीटर इसमें भी है। लेकिन जिनमें संरक्षण की समझ नहीं होती, वो ये सोचते हैं कि भाई इसका स्तर ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा पानी है, इसका स्तर कम है तो इसमें कम पानी है। बेशक आपने ये बात बच्चों को दिखा दी, बता दी कि भाई 1-1 लीटर डाला है, तो बच्चे ये बात नहीं समझ पाते। जिनमें छोटे जो होते हैं, जिनमें संरक्षण की गुण नहीं होता कि भाई इनके आकार में परिवर्तन होने से मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बारे में मैंने वैसे डिटेल में चर्चा कर रखी है, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। बार बार मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। तो संरक्षण की समझ बच्चे में इस अवस्था में आ जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना सीख पाता है। वर्गीकरण मतलब गुणों के आधार पर बांट देना। जैसे कि अगर आप बच्चे के सामने अलग अलग रंग के, फॉर एग्जाम्पल लाल रंग के, नीले रंग के, ठीक है, पीले रंग के गेंद रखे और आप बोले कि बेटा ये गेंद है, आप इसको बांटो। आपने कोई बच्चे को वो नहीं दिया कि हाँ भाई किस आधार पे बांटना है। बच्चा क्या करेगा? बच्चा अपने आप ही रंग के आधार पे बांट देगा, क्योंकि जो उसको दिख रहा है ना, सबसे प्रमुख गुण वो है रंग, कि लाल बॉल, नीला बॉल, पीला बॉल, ऐसे वो बांट देगा। इसकी जगह अगर आप उस बच्चे को शेप में दे दें कि भाई ट्राइंगल शेप में कोई चीज़ दे दी, एक सर्कल में दे दी, एक रेक्टेंगल में कुछ चीज़ें दे दी, और कहा कि बेटा इसको बांटो, मतलब इनको छांटो या कुछ करो, तो बच्चा क्या करेगा? क्लासीफाई अपने आप कर देगा। आपने नहीं कहा किस आधार पे बांटना है, लेकिन बच्चा अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है प्रमुख गुण क्या है, इनका आकार, तो आकार के आधार पे कर देगा वर्गीकरण। तो बच्चे ये कर पाते हैं वर्गीकरण इस अवस्था में। अगला है संबंध स्थापित कर पाना। संबंध स्थापित मतलब जैसे कि मान के चलिए 3 चीज़ें हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा, इनको क्रम में लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि संबंध स्थापित कर पा रहा है। हल्का भारी, इनका संबंध आपस में, तो संबंध बच्चा जो है वो स्थापित करना सीख जाता है। अगला है, इस अवस्था में बच्चे में विकेंद्रण का विकास होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी शुरू होता है इस अवस्था में, ये नहीं कि हो जाता है। अब विकेंद्रण जो होता है वो आत्म केंद्रण का बिल्कुल उल्टा होता है। आत्म केंद्रण जो हमने अभी पढ़ा था इस अवस्था में, ये रहा आत्म केंद्रिता, इसका उल्टा होता है विकेंद्रण, जहाँ पे बच्चा अब अपने आप को केंद्र में रख के नहीं सोचता, बल्कि वो वास्तविक रूप से सोचता है, दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का भी एंगल समझ पाता है चीज़ों को करने का। ठीक है, तो ये विकेंद्रण का जो विकास है वो इस अवस्था में शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ हमने देख ली, संरक्षण, पलटावी। अगला अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आखिरी है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, और ये 12 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें आप समझ गए होंगे कि अमूर्त चिंतन कर पाता है, मतलब कोई वस्तु उसके सामने नहीं है तब भी उसके बारे में वो सोच पा रहा है। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए किसी मूर्त वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। मतलब समस्या के समाधान के लिए मूर्त वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटती है, ये बात समझने के लिए बच्चों को आप मॉडल लाएं या ना लाएं, बच्चे समझ जाएंगे जो इस अवस्था में होते हैं। चिंतन में वस्तुनिष्ठता आ जाती है, वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है, कि रियल प्रैक्टिकल होकर सोचता है, दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाता है, जो सही चीज़ होती है उसको सोच पाता है। दूसरे शब्दों में विकेंद्रण पूर्णतः विकसित हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, चिंतन बच्चे का पूर्ण क्रमबद्ध हो जाता है, मतलब बच्चे में क्रमबद्ध रूप से सोचने की समस्या आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे के सामने कोई समस्या है तो उसका हल क्रमबद्ध रूप से ढूंढेगा कि भाई पहले मुझे ये करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप मुझे ये करना है, थर्ड स्टेप ये करना है। ऐसे बच्चे करके समस्या को हल कर लेता है।
अगला, किसी समस्या का काल्पनिक रूप से हाइपोथेटिकली सोचकर कर पाते हैं, मतलब समाधान जो है वो अब हाइपोथेटिकल, जैसे आपने देखा हो ना, अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम, ऐसा थोड़ी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें पहले से पता होता है, हमें बहुत सारे सॉल्यूशन सोचने पड़ते हैं कि इसका यार ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, नंबर एक, नंबर दो ये भी हो सकता है, नंबर तीन ये भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें सोचना होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक सॉल्यूशन पर विचार करते हैं और जो सही होता है उसको अपना लेते हैं। तो जो बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं उनमें ये गुण विकसित होता है, उससे पहले बच्चे में ये गुण नहीं आता। ठीक है, तो आपने ये देखिए मुख्य रूप से जो चार अवस्थाएं थी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब कुछ प्रश्नों को भी कर लेते हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमने कितना सीखा। अब देखिए, जो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सीटेट दिसंबर 2024 में आया हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, कैसे बताया है संज्ञानात्मक विकास को? तीन प्रगतिशील स्तर में? नहीं, तीन तो कुछ स्तर थे ही नहीं। एक सतत निरंतरता के रूप में? नहीं, अगर सतत निरंतर होता तो फिर हम अवस्था में क्यों बांटते भाई, अगर बांट ही दिया तो निरंतर कहाँ से हो गया? चार अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में? देखिए, चार अवस्थाएं तो थी लेकिन संस्कृति विशिष्ट वाली बात आ गई, वो चीज़ यहाँ पर हमने नहीं पढ़ी। अगला है चार गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि चार तो हैं और अलग अलग चरण हैं, ठीक है, गुणात्मक रूप से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी सीटेट जुलाई 2024 का प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं होती हैं? पूर्व संक्रियात्मक मतलब 2 से 7 साल की अवस्था होती है। अब 2 से 7 साल में ध्यान करिए क्या पढ़ा हमने, क्या बच्चा संरक्षण या अमूर्त चिंतन कर पाता है? संरक्षण और अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन तो बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है, और संरक्षण क्योंकि मूर्त में आता है तो अमूर्त में भी रहता ही है। नकल करना या प्रतिवर्तिता? प्रतिवर्तिता मतलब रिवर्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी जिसको आप पलटावी भी कह लीजिए, प्रतिवर्तिता या पलटावी एक ही बात है। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आता है, ना कि पूर्व। अच्छा, मूर्त और पूर्व इनमें बहुत फर्क है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है जो 7 से 12 साल होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है जो 2 से 7 साल होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। जीववाद मतलब बच्चा सजीव समझने लगता है निर्जीव चीज़ों को भी, और प्रतीकात्मक खेल मतलब बच्चा, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था ना, माचिस की डिब्बियों से रेलगाड़ी बनाता है या चम्मच को हवाई जहाज समझता है, तो प्रतीकात्मक खेल था। और हमने देखा था कि बच्चा जब अ, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि 2 से 7 साल की अवस्था में होता है तभी बच्चा ये कर पाता है। तो ये इसका सही जवाब है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता जो है ये बच्चे में कब आती है? ये बच्चे में मूर्त यानी कि 7 से 12 साल की अवस्था में आती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सीटेट जनवरी 2024 का प्रश्न है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को यानी कि 7 से 12 साल को पूर्व संक्रियात्मक सोच, अच्छा पूर्व संक्रियात्मक सोच मतलब 2 से 7 साल से अलग करती है? यानी कि इसमें ऐसा कौन सा गुण है जो या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा? ठीक है, ध्यान से समझिए, यही तो है सवाल का अर्थ। भाई इसमें होगा या फिर इसमें होगा, तभी तो ये अलग हो पाएंगे, इनमें से कौन सा गुण है। अब हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम बात करें इंद्रियों का समन्वय, अब इंद्रियों की बात हो गई तो सीधी सी बात है, ये तो जो सबसे पहली अवस्था थी 0 से 2 वर्ष, ये उसमें आ जाएगा संवेदी चालक अवस्था। विकेंद्रण डिसेंटरिंग, डिसेंटरिंग बच्चे में कब आता है? डिसेंटरिंग ये अभी हमने पढ़ा था कि डिसेंटरिंग जो है वो 7 से 12 साल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होना शुरू हो जाता है। परिकल्पित तार्किकता यानी कि हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से समस्याओं का हल ढूंढ पाना, एक से अधिक, ये हमने क्या पढ़ा था? ये आ जाता है बच्चे में 12 साल के बाद, यानी कि जो चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम कहते हैं, ये उसमें आता है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है जो हमने पढ़ा था ना कि वस्तु का अस्तित्व बना रहता है चाहे वो मेरे सामने हो या ना हो, तो ये 0 से 2 वर्ष जो कि सबसे पहली अवस्था है संवेदी चालक अवस्था, उसमें पाई जाती है। तो एकमात्र विकेंद्रण ही ऐसा है जो कि हमें देखने को मिलता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका मतलब यही इसका सही जवाब है जो मूर्त संक्रियात्मक को पूर्व संक्रियात्मक से अलग करता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो पूरा होता है। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि इस लेक्चर का मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा फ्री में,
अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।